माना शर्म औरतों का गहना होता है, लेकिन इतना भी गहना नहीं पहनना होता कि आसपास के लोग इससे परेशान हो जाए। कैसे? देखिए। अरे शर्मिली बहू, पता नहीं किसने इसका नाम शर्मिली रख दिया। शर्म के सिवा कुछ नहीं आता इसे। तभी शर्मिली का दीवाना पति बोल उठता है। क्या है माँ, जब देखो तब मेरी शर्मू के बारे में न जाने क्या क्या कहती रहती है। एक तो बहू शर्मिली है, वो नहीं, दुनिया को देखो कितनी परेशान है। बात दुनिया की परेशानी की हो रही हो तो दुनिया कहाँ पीछे रहेगी। आ जाती है पड़ोसन तिवारन घर में। हाय रे दीदी, कैसी हो? कुछ देर आप लोगों के घर बैठकर सांस ले लूं। अरे हाँ हाँ तिवारन, ले ले सांस। क्या हो गया? तेरे घर क्या हवा चलनी बंद हो गई है वैसे? हाँ? अरे शर्मिली, जरा पानी देना तिवारन चाची को। अरे क्या बताए, बस पूछो ही ना। अरे हम थे, एक साड़ी पल्लू सर पर, पूरा जीवन निकल गया। एक बहू आई है, मैक्सी के अलावा कुछ पहनने का नाम ही नहीं लेती। कहती है गर्मी है। अब बताओ दीदी, गाउन में सारा दिन, पता नहीं माँ क्या सिखाकर भेजी है। हाय रे, और घर में कोई अगर आ गया तो तब क्या करती है? करती क्या है, वही एक चुन्नी ले लेती है सर पर, डालकर मंडराती रहती है। ओफ बहन, ये तो बुरा हाल कर रखा है आजकल की लड़कियों ने। ये बोलकर सास फिर बहू को आवाज़ देती है। अरे कहाँ रह गई? तिवारन को क्या प्यासा मार कर छोड़ेगी? ले आओ ना बहुरानी पानी। तभी बेटा पानी लेकर आ जाता है। तिवारन बेटे को ऐसे देखती है जैसे हाथी को उड़ता देख रही हो। सही है बचवा। माई के कहने पर तो कपवा ना उठाते थे, आज महारो के कहने में पानी लेकर आ रहे हो। जाओ जरा चाइयाँ भी ले आओ अदरक वाली। अरे क्या हो गया? बीबी कहाँ है तेरी? भेज उसे चाय लेकर अदरक वाली। माँ वो तिवारी चाची से शर्मा रही है, बोल रही है कि सामने नहीं आएगी। हमसे शर्मा रही है? काहे? हम कोनो इज्जत लूटने वाले लगते हैं क्या? सास अब क्या बताए अपनी बहू के बारे में कि भाई तुम बेशर्म बहू से परेशान और हम है कि शर्मिली बहू से परेशान। करे तो क्या करे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि कांपते हुए हाथ चाय लेकर ट्रे में आती है। घूंघट से पूरा मुंह ढका और शर्म के मारे हाथ कांप रहे थे। और अरे 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 ये क्या? सारी की सारी चाय मेहमानों के ऊपर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, चाची जी से शर्मा रही थी तो हाथ कुछ ज्यादा ही कांप गए। अरे बहू, मेहमानों को जलाकर खाक कर दिया तेरी शर्म ने तो। आय रे दैया, इससे तो अच्छा हमारी बेशर्म वाली है, कम से कम जलाती तो नहीं। भाई माफ़ करो, मैं तो चली, मेरी बहू ही सही है, उसी के पास चलती हूँ। तिवारन तो 9-2-11 हो जाती है, लेकिन बहू को बहुत शर्म आ जाती है। अब क्या हो गया? कांप क्यों रही है? वो माँ जी शर्म से। शर्म से नहीं, गुस्से से कांपा जाता है। खैर तू अंदर जा। और बहू, चेहरा भी कभी दिखा दिया कर, इतना घूंघट हमेशा सही नहीं है। फिर बेटा बोल पड़ता है। माँ, जीने क्यों नहीं देती उसे? अरे क्या कर दिया उसने? आप तो और ही हो, बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, और एक आप हो जो। अरे बस कर, निकल यहाँ से। कोई बात बहू से करो तो तू आ जाता है बोलने उसकी माँ बनकर। चल निकल यहाँ से। शर्मिली बहू का शर्माना भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, बहू बहू, चल जरा मंदिर, तुझे बच्चा हो जाए इसके लिए मन्नत मांगी है। भगवान इस घर में भी चिराग दे। अब इस बात पर तो बहू इतनी शर्माती है कि क्या कहना। खैर, सास की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा है, ये मानकर शर्मिली मंदिर जाती है, जहाँ पर। किसकी मन्नत मांगी है बहन, लड़का या लड़की? अरे बेटा हो या बेटी, चिराग तो हर कोई होता है। क्यों पंडित जी? आप तो बस बहू को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये क्या, बहू कहाँ है? अरे कहाँ है बहू? वो तो दिख ही नहीं रही। अरे कहाँ गई? वो तो जब आप चिराग वाली बात कर रही थी ना, तभी शर्मा कर चली गई।
ओह, न जाने इसकी इतनी शर्म आने की आदत क्यों है। अरे पंडित जी, आप ना पहले इसी का इलाज कर दे। कैसी बात करिए बहन जी, शर्म लिहाज तो औरत का गहना होता है, इसे कैसे दूर कर दे। सास को आ जाता है गुस्सा। अरे नहीं पहनना हमें गहना, पता नहीं कहाँ चली गई मुई। सास घंटों परेशान होती है, सोचती है कि घर चले, लेकिन फिर लगता है कि बहू को तो घर का रास्ता भी नहीं पता। शर्म के मारे वो तो घर से निकलती नहीं है। थक हार कर सास बैठ जाती है ज़मीन पर। हाय राम, क्या करे, कहाँ से लाए बहू। एक काम करते हैं, बेटे को ही फ़ोन करते हैं, वही देखेगा, कम से कम आ जाए तो भटके तो ना। सास बेटे को फ़ोन करके बुला लेती है। अरे बेटा, पता नहीं बहू कहाँ चली गई। बेटा हंसने लगता है। बेचारा बीवी के गम में पागल हो गया है। अरे बेटा, सच्ची तेरी बीवी पिछले 2 घंटे से नहीं मिल रही है। तू एक काम कर, तू बाहर देख, मैं यहीं हूँ। बेटा सामने बैठी लड़की को बुलाता है। क्यों, माँ को काहे परेशान कर रही हो? हम तो देख रहे थे कि सासू माँ कुछ ढूंढ रही हैं। अरे ये कौन है? हाँ, ये तो घंटों से यहीं बैठी है, पर ये है कौन? बहू जो कि काफ़ी समय बाद बिना घूंघट के सास के सामने आती है, सास उसे पहचान ही नहीं पाती। ओहो, तो तू बहू है। हे भगवान, बिना घूंघट के देखा नहीं तो पता ही नहीं चला कि तू ही है। इसीलिए कहती हूँ कभी कभी चेहरा दिखा दिया कर, समझी? देख कब से परेशान थी मैं। सभी घर आ जाते हैं। एक दिन की बात है। माँ, अपना ख्याल रखना, मैं 2-4 दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। शर्मिली का भी ध्यान रखना। उसका क्या ध्यान रखना, वो तो किचन से कमरा, कमरे से किचन ही करती है बस। अरे बेटा, उसे बोल के थोड़ा बाहर निकले, लोगों से मिले। ये क्या होता है कि ओहो, तो फिर शुरू हो गई माँ। अरे लोग तो चाहते हैं कि बहू घर की 4 दीवारी में रहे, तू है कि उसे बाहर भेजने में लगी रहती है। फिर शुरू हो गया ना उसकी माँ का किरदार निभाने। ठीक है, जा तू। बेटा 2-4 दिन के लिए चला जाता है। फिर एक सुबह, अरे बहू, बहू चाय लेकर आ। कहाँ मर गई? लेकिन बहू की तो कोई आवाज़ ही नहीं। सास घबरा जाती है कि हुआ क्या। वो बहू के कमरे में जाती है जहाँ बहू सो रही थी। अरे बहू, क्या हो गया? सास देखती है कि बहू का बदन तो तेज तप रहा है। वो डॉक्टर को फ़ोन करती है। इनको तो रात से ही फीवर है, आपने रात में क्यों नहीं बुलाया मुझे? अरे डॉक्टर साहब, मुझे खुद जब पता चलेगा तभी तो बुलाऊंगी ना। पर बहू, मुझे बताया क्यों नहीं? बहू कुछ नहीं कहती। सास समझ जाती है कि वो डॉक्टर से शर्मा रही है। सास डॉक्टर को भेजकर बहू से बात करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसने सास को आवाज़ तक नहीं लगाई। माँ जी, वो क्या है ना, हम कमरे में मैक्सी पहने थे, लेकिन जब तबीयत ख़राब हुई तो सोचा आप कपड़े चेंज करें फिर आपको आवाज़ दे। हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैक्सी में आपके सामने कैसे आ जाते, इसी बात पर शर्म आ रही थी। हाय रे बहू, तो क्या मैक्सी ड्रेस नहीं होती? अरे इतना ना शर्माया कर। रुक, मैं तेरे घर से किसी को बुलाती हूँ। ये कैसे पाला है तुझे इन लोगों ने? सास बहू के मायके वालों को बुलाती है। भाई साहब, बेटी को शर्म लिहाज सिखाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारा दिन शर्माने में ही गुजर जाए। वो क्या है ना बहन जी, इसकी माँ भी ऐसी ही थी, तो बचपन से इसने यही देखा है, शर्माना, इसलिए। अरे पर भाई साहब, आप ही सोचिए कैसे चलेगा ये सब यहाँ? नहीं चलेगा ना। अब बीमार हो गई तो शर्म से बुलाया नहीं, पड़ोसी से शर्मा कर चाय गिरा दी। मंदिर में सामने खड़ी थी भाई साहब, मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि मेरी ही बहू है, क्योंकि कभी घूंघट हटाया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि एक दिन अगर मैं मर भी गई ना तो किसी को बताने भी नहीं जाएगी। ये बोलकर सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि तभी बहू आ जाती है और सास का हाथ पकड़कर कहती है, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माँ ने यही सिखाया इसलिए मैं ऐसी थी, लेकिन आप लोग ना काफ़ी मॉडर्न हैं। अब ऐसी सोच का ससुराल मिला है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे कारण तकलीफ़ ना हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि आप मर जाएंगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इतनी भी शर्मिली नहीं हूँ मैं। बहू, कुछ भी बोल, मजाक कर, लेकिन इतनी भी शर्मिली ना बन के मुझे इस घर में अकेलापन लगे। ठीक है भाई साहब, हमारा प्रॉब्लम तो निपट गया,
लेकिन आप लोग भी देखिए, माना लड़कियों में शर्मिलापन होना चाहिए, लेकिन बेटियों को इतना भी शर्मिला ना बनाइए कि वो घर बाहर की दुनिया ही ना समझे। क्यों? सुमन शादी करके नई नई अपने ससुराल में आती है। वो एक शहरी लड़की थी, लेकिन सरकारी नौकरी वाला लड़का मिलने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी गांव में कर दी थी। सुमन गृह प्रवेश के समय देखती है कि उसकी सास ने बहुत ही लंबा घूंघट कर रखा है, जिस वजह से वो अपनी सास और जेठानी को पहचान ही नहीं पाती। यहाँ तो सबने घूंघट कर रखा है, दोनों की कद काठी भी सेम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सास है और कौन जेठानी। सुमन के ससुराल में सभी औरतें घूंघट में थी, यहाँ तक कि घर की नौकरानी भी। अब सारी रस्में हो जाती हैं, घूंघट किए सुमन भी अंदर आती है। अगले दिन वो अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि वहाँ उसकी जेठानी लंबा घूंघट करके ससुराल वालों के लिए नाश्ता बना रही है। जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतने बड़े घूंघट में आपको कुछ भी सही से नज़र आ रहा है क्या? वैसे भी नई दुल्हन तो मैं हूँ, फिर आपने घूंघट क्यों किया हुआ है? मैंने घूंघट किया है और तुम भी करो, क्योंकि घूंघट इस घर का रिवाज है। यहाँ पर सारी औरतें घूंघट करती हैं। इस घर की औरतें बिना घूंघट के नहीं रहती। हाँ, ये बोलकर कोमल सुमन का भी एक लंबा सा घूंघट निकाल देती है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर उन दोनों की सास रेवा घूंघट में आती है। अपनी सास को भी घूंघट में देखकर सुमन मन ही मन कहती है, मेरे मायके वालों ने तो बेकार में सरकारी नौकरी वाले लड़के के चक्कर में आकर मुझे ऐसे पुरानी सोच वाले घर में फेंक दिया। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब शादी की है तो झेलना तो पड़ेगा ही। इतना सोचकर सुमन कामों में व्यस्त हो जाती है, जिसके बाद वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। सुमन के ससुराल में बहुत सारी पाबंदियां थी। ससुराल की औरतें बिना अपने पति के कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही कभी किसी अनजान को अपना चेहरा दिखा सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो ज़्यादातर समय घूंघट में ही घुमा करती। दिन बीतते हैं और एक दिन रेवा सुमन और कोमल से कहती है, सुनो बहुओं, तुम्हारे ससुर जी के फूफा जी आ रहे हैं। तुम जानती हो कोमल, वो कितने ज़्यादा सख्त मिजाज के आदमी हैं। उनको किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारे ससुर जी मुझे सुनाएंगे और मैं तुम दोनों को। नहीं माँ जी, अब चिंता मत करिए, हमारी तरफ से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं सुमन को भी अच्छे से समझा दूंगी। और हाँ, याद रखना, तुम दोनों के चेहरों से बिल्कुल भी घूंघट सरकना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके सरका दूंगी। रेवा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसी दिन शाम को रेवा के पति सुंदर के फूफा जी आते हैं। और फूफा जी जब उसकी बहुओं के हाथ का चाय नाश्ता करते हैं तो दोनों बहुओं की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह वाह बहुओं, क्या नाश्ता बनाया तुमने। तुम दोनों ने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस रेवा बहू, बहुएं तो तुम बहुत सुंदर लाई हो। ये फूफा जी कितना मजाक करते हैं। दोनों ने एक हाथ का घूंघट निकाला हुआ है और ये कह रहे हैं कि हमारी सासू माँ सुंदर बहू लाई हैं। इन्होंने कभी बहुओं का चेहरा भी देखा नहीं है और तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जाने हमें बहुत अच्छे से जानते हो। फूफा जी ये बोलकर एक लंबी सी डकार मारते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। जब से फूफा जी आए थे तब से सुमन और कोमल का जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुमन और कोमल कभी भी अकेले में जब एक दूसरे के साथ होती तो अपने चेहरे से घूंघट हटा भी लेती, लेकिन जब से फूफा जी आए थे तब से तो उन्हें हर वक्त घूंघट में रहना पड़ता था। दीदी, ये फूफा जी कब जाएंगे? पता नहीं सुमन, इन्होंने तो मेरी जान ले रखी है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती है कि तभी वहाँ खांसते हुए फूफा जी आ जाते हैं और फूफा जी को देख दोनों फिर से घूंघट कर लेती हैं। ऐसे ही एक दिन परेशान होकर सुमन अपनी फ्रेंड रोशनी को कॉल करती है और उसे अपनी सारी समस्या बताती है, जिसे सुनकर रोशनी सुमन से कहती है, इतनी सी बात,
अच्छा सुन, एक बढ़िया आइडिया देती हूँ, तेरे फूफा जी खुद ही 9-2-11 हो जाएंगे। अच्छा सच में? अगर ऐसा है तो जल्दी से अपना आइडिया बता। अब रोशनी सुमन को एक आइडिया बताती है, जिसे सुनकर सुमन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कोमल को भी अपने इस प्लान में शामिल कर लेती है। जिसके बाद अगले दिन सुमन फूफा जी को चाय देती है, जिसके अंदर बहुत सारी मिर्च थी। और जब फूफा जी वो चाय पीते हैं तब हाय राम, मर गया। हाय दया, ये क्या बुला दिया। हाँ, पूरी जीभ चला दी वो। ये क्या, कौन सी मिर्च वाली चाय बना दी। बोला चाय पे भी मिर्च होती है क्या। माफ़ करना फूफा जी, वो क्या है ना, इतना लंबा घूंघट करने का रिवाज है इस घर में। इस घूंघट में ना कुछ दिखाई नहीं देता। शायद मैंने चीनी के बदले गलती से मिर्च डाल दी होगी। अच्छा, ठीक है ठीक है। अब कुछ ही देर बाद जब कोमल फूफा जी की इस्त्री की हुई शर्ट लेकर आती है तो फूफा जी देखते हैं कि वो बीच में से जली हुई है। जिसके बाद वो कोमल से कहते हैं, बहू, इस शर्ट में तो तूने एक हाथ का छेद कर दिया है। अब ये पहनकर पूरे घर में घूमू क्या। वो क्या है ना फूफा जी, इतना लंबा घूंघट करना पड़ता है तो मुझे दिखाई नहीं दिया और गलती से ना ये शर्ट जल गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे सत्यानाश हो सुंदर और रेवा का, जो इस घर में अब तक इतने पुराने विचार हैं। अगर मैं थोड़े समय और यहाँ रहा तो ये मेरे रात के खाने में मसालों की जगह जहर मिलाकर मुझे मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चलता बनूँ। फूफा जी ये बोलकर उसी समय अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब होते देखकर कोमल और सुमन को चैन मिलता है, क्योंकि आखिर वो अपने प्लान में कामयाब जो हो गई थी। जिसके बाद सुमन और कोमल दोनों कोमल के कमरे में बैठे होते हैं और अपने चेहरे से अपने घूंघट को हटा लेते हैं। जिसके बाद सुमन कोमल से कहती है, दीदी, मेरी शादी को तो अभी मुश्किल से महीना हुआ है, लेकिन आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं। आपका इस घूंघट में दम नहीं घुटता क्या? क्या आपका मन नहीं करता कि हमें इस घूंघट से आज़ादी मिले? मन तो बहुत करता है देवरानी जी, लेकिन मैं ये बात अच्छी से जानती हूँ कि ये सालों से चलता आ रहा है, इस घर का रिवाज है और अब ये अचानक ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। दीदी, अगर कोशिश करें तो क्या नहीं किया जा सकता? वैसे आप बुरा न माने तो मेरे दिमाग में एक तरकीब है, जिससे कि हम इस रिवाज को हमेशा के लिए हमारे परिवार से ख़त्म कर सकते हैं। सुमन की बात सुनकर कोमल मुस्कुराने लगती है और सुमन कोमल के कान में एक तरकीब बताती है। जिसके थोड़ी देर बाद सुमन और कोमल मिलकर उनके घर की कामवाली रज्जो के पास जाते हैं, जो घूंघट में बर्तन मांज रही थी। रज्जो, आज मेरी और सुमन की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो तू आज झाड़ू पोछी के साथ साथ सुबह का नाश्ता भी बना देना, हम लोगों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तू तो जानती है ना कि सुमन अभी नई नई आई है, तो उसका हाथ ज़रा खाना बनाने में तंग है और मेरी ना आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। ठीक है दीदी, मैं खाना बना देगी, लेकिन बस आज। अगर आप मुझसे रोज़ रोज़ ऐसे ही खाना बनवाएगी ना, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर आपको मेरी तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, अगर हमने रोज़ रोज़ खाना बनवाया तो मैं खुद तेरी तनख्वाह बढ़ा दूँगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अब खुश? रज्जो कोमल और सुमन की बात सुनकर रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो कुछ ही घंटों में सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वहाँ पर सुमन और कोमल आती है और रज्जो को अपनी सास की साड़ी देकर कहती है, रज्जो, आज तूने हम सबके लिए खाना बनाया है ना, तो मैं ये साड़ी तेरे लिए लेकर आई हूँ। ये सासू माँ की साड़ी है, लेकिन अब वो पहनती नहीं है, तो तू ये साड़ी ले ले, तुझ पर खूब जचेगी। अरे वाह दीदी, अब तो बहुत ही अच्छी हैं। आप मेरे लिए मालकिन की साड़ी लेकर आई। हाँ, इसीलिए ये साड़ी तो अभी पहन ले, खाना भी तू ही लगा दे। वो क्या है ना, सासू माँ बाहर गई हुई हैं और मेरी तबीयत ख़राब है, तो ससुर जी कब से खाना मांग रहे हैं। कोमल की बात सुनकर रज्जो साड़ी बदल लेती है और उसके बाद सब लोगों के लिए घूंघट में बाहर खाना लगा देती है। सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद सुमन और कोमल के पति अपने काम पर निकल जाते हैं। रेवा मंदिर गई हुई थी। सुमन और कोमल रसोई में किसी काम के बहाने चले जाते हैं और सुंदर अपने घर की नौकरानी को अपनी बीवी समझ उसे गले लगा लेता है। मेरी जान,
आज तो खाने में मज़ा ही आ गया। आज भी तुम्हारे हाथों में क्या स्वाद है, मन तो करता है तुम्हारा हाथ चूम लूं। सुंदर ये बोलता ही है कि तभी रेवा आरती की थाली लिए मंदिर से वापस आ जाती है और अपनी आंखों से अपने पति को अपने घर की नौकरानी के साथ देख लेती है। ये सब देखकर उसके हाथों से थाली छूट जाती है, जिसके बाद वो अपने चेहरे से घूंघट हटाकर सुंदर के पास आती है और सुंदर को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे क्या फ़ायदा ऐसा घूंघट का, जिसमें तुम घूंघट में अपनी बीवी को ही नहीं पहचान सकते। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, आज के बाद इस घर में कोई घूंघट का रिवाज नहीं होगा। आई समझ में बात? सुंदर लाख सफाई देता है, पर रेवा उसकी एक नहीं सुनती और अपना फैसला सुना देती है, जिसके बाद सुमन के ससुराल में घूंघट का रिवाज खत्म हो जाता है। और इसके बाद सुमन और कोमल मिलकर धीरे धीरे घर के बाकी पुराने ख्यालों और बाकी के रिवाजों को भी खत्म कर देती है।